भाटिया साहब, क्या वाकई में जैसा कि जैदी साहब ने कहा कि भाई ट्रंप ने कैलकुलेशन किया होगा, उनके मिलिट्री जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया होगा कि भाई नुकसान तुम्हारा भी होगा, यहाँ से बॉडी बैग्स भी आ सकते हैं, ये वेनेजुला नहीं है, तो इसलिए ट्रंप ने सरेंडर किया है क्या इनके आगे? सरेंडर बहुत स्ट्रांग वर्ड है, मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो काम धमकी से हो सकता है उसको एक्चुअल वॉर की तरफ लेके जाना शायद थोड़ा सा उस जो लास्ट स्टेप को लांघना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक बात समझें कि ये जो सेंट्रल कमांड है जो यूएस की, जो ये मिडिल ईस्ट को देखती है, इसके पास अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, तो उसने पहले कैरियर बैटल ग्रुप जो था वो हवाई ये जापान के उधर से उसने मूव किया उसको मिडिल ईस्ट की तरफ, और अब दूसरा कैरियर बैटल ग्रुप उसने मूव किया है जो अटलांटिक को क्रॉस करके मिडिल ईस्ट में आ रहा है। टोटल यूएसए के पास 11 इस तरह के कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं। तो वो उस तरह से, जिस तरह से एक शिकंजा कसना चाहता है वो कस रहा है, वो सैंक्शंस की तरफ और जोर से बढ़ रहा है। 25% उसने और बोला था कि मैं लगाऊंगा, जो भी ट्रेड करता है ईरान के साथ उसको अभी क्लियरेंस मिली नहीं है सीनेट से, तो बट उनकी बयान ये आ गया था कि मैं 25% और सैंक्शन लगाऊंगा उन देशों पे जो ईरान से ट्रेड करते हैं। साहब सर ने बताया कि ये जो सैंक्शंस की वजह से ही जो गुर्बत आई है, जो लोग रोड्स पे आए हैं, लेकिन एक दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। जो पॉपुलर सपोर्ट है अपराइजिंग का, जो 1979 के बाद पहली बार इस तरह से हुआ है, वो जो है अर्बन एरियाज में ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। अभी भी रूरल एरियाज और तकरीबन 47% पॉपुलेशन जो ईरान की है वो अपने क्लेरिक्स के साथ खड़ी है। तो वो जब खमेनी के साथ खड़े हैं तो यूएसए को ये दिख रहा है। दूसरा, यूएसए ये देख रहा है कि जो आईआरसीजी है वो बिल्कुल मोटिवेटेड है, बिल्कुल डिवोट है, बिल्कुल लॉयल है जो क्लेरिक्स की है, जो सुप्रीम लीडर है। तो इसलिए वो इस तरह का पंगा नहीं लेना चाहता जो कि वो वेनेजुएला में ले सका। तीसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर बहुत बड़े प्लेयर्स अभी आ गए हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और कतर जो इनके मेन दोस्त हैं यूएसए के इस इलाके में, उन दोनों ने बहुत प्रेशर डाला है यूएसए पे कि आप अभी ईरान पे हमला ना करें। उधर रशिया ने प्रेशर डाला है ईरान पे भी और इजराइल पे भी कि आप ये हमला ना करें। बट 2-3 रेड लाइंस हैं। एक रेड लाइन है कि अगर वो दोबारा अपनी न्यूक्लियर जो स्टॉकपाइल उसके पास है उसको दोबारा बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी रेड लाइन है, क्योंकि ट्रंप के लिए तो ये खेल है कि किस तरह मैं चाइना को कंट्रोल करूं। वेनेजुएला से सबसे ज्यादा तेल चाइना को जाता था, ईरान से सबसे ज्यादा तेल चाइना को जाता है। थ्रेटन कौन हो रहा है? चाइना उसका नंबर 2 हो रखा है अभी। तो उसको थ्रेट ये था कि मैं चाइना को किसी तरह कंट्रोल करूं और नीचे रखूं। बट इजराइल के लिए तो ये एग्जिस्टेंस का लड़ाई है। तो इजराइल और यूएसए बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। तो ये इजराइल की अगर कोई रेड लाइन क्रॉस होती है तो ये अटैक अभी होगा, नहीं तो रिजीम चेंज का एकदम से होना मेरे को लगता है ये अभी टल गया है। 6 महीने के वक्त लगेगा। ठीक है, तो टाइम बाय कर रहे हैं नदीम जी, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब टाइम बाय यहां पर हो रहा है कि अभी नहीं, अभी हालात मुफीद नहीं लग रहे हैं, मेरे सारे हथियार वहां पहुंचे नहीं हैं, एक मेरे पास भी टाइम चाहिए मुझे प्रिपेयर करने के लिए, करूंगा तो मैं सही वॉर, लेकिन ये वॉर इन वेटिंग डाल दिया मैंने, पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया। देखिए, हालात तो बिल्कुल भी साजगार अमेरिका के लिए है नहीं और इसराइल के लिए भी नहीं है। इसराइल तो ये जान भी चुका है जून वाली लड़ाई के बाद से कि अगर उधर से मिसाइलें आती हैं तो हम उसे रोक नहीं पाते, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमने जिस तरीके का हवा मचा रखा था, आयरन डोम और ना जाने क्या क्या, वो सब फ्लॉप साबित हो गया। यहाँ मैडम मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि असल में ये लड़ाई अमेरिका की है ही नहीं, ये तो इसराइल की लड़ाई है। अमेरिका को तो वो बुलाता है इस वजह से कि ईरान को दबाया जाए और उसे परेशान किया जाए और उसे और ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, और ईरान इसी वजह से सैंक्शन लगाता है और अपने सुन्नी दोस्तों को खुश करने के लिए वो ऐसा कर रहा था।